प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी ने अब तक राष्ट्रीय आय और उसकी अवधारणाओं वाले चैप्टर के अंतर्गत भाग 4 पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं इसकी अवधारणाएं शुरू कर दी थी। अब तक हमने जीएनपी, जीएनआई और जीएनई ये पढ़ चुके हैं हम। अब नेक्स्ट जो अवधारणा है वो हम लेते हैं बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एनएनपी-एमपी भी कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि जीएनपी-एमपी यानी कि बाजार मूल्यों पर जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी कि जीएनपी-एमपी में से अगर मशीनों और अचल संपत्तियों के वार्षिक मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमें प्राप्त हो जाता है एनएनपी-एमपी। यानी कि जीएनपी-एमपी में से हम घटा रहे हैं मूल्यह्रास, तो हमें मिल जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि बाजार मूल्यों पर है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट अवधारणा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, जिसको हम कहेंगे नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। यानी कि जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम साधन लागत पर निकालते हैं या फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, तो उसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। यानी कि एनएनपी-एफसी और एनआई दोनों एक ही बात है। इसको निकालने के लिए हम लेते हैं साधन लागत पर एनएनपी इज इक्वल टू लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। यानी कि देश के उत्पादन साधनों को वर्ष विशेष में जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं, उन सभी प्रतिफलों का जो योग है, उसे ही हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एनएनपी-एमपी दिया हुआ है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, और हमें इससे निकालना है एनएनपी-एफसी, यानी कि साधन लागत पर हमें एनएनपी निकालना है, तो इस हेतु हम एनएनपी-एमपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देंगे। यानी कि एनएनपी-एफसी इज इक्वल टू एनएनपी-एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी की राशि को जोड़ देंगे प्लस सब्सिडी। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष करों का जो भुगतान है वो सरकार के पास चला जाता है, अतः यह व्यक्तियों की आय का हिस्सा नहीं बनता, यानी कि उत्पादन साधनों को यह प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस राशि को हम घटा देते हैं, जबकि सब्सिडी की राशि को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि वह उत्पादन साधनों को प्राप्त होती हैं। अतः एनएनपी-एफसी की गणना के लिए हम
एनएनपी एमपी में से अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर सब्सिडी, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी की राशि को जोड़ देते हैं। और यह एनएनपीएफसी जो है वही नेशनल इनकम होती है, इसी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डोमेस्टिक मीन्स घर की बात, घर से रिलेटेड। घर का मतलब हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके अंतर्गत, यानी कि किसी भी देश में उत्पादन के साधनों के द्वारा एक वर्ष विशेष के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर देश के ही संसाधनों के द्वारा उत्पादित या अर्जित आय का जो समग्र योग होता है उसे हम जीडीपी के रूप में जानते हैं। जीडीपी चूँकि यह घरेलू शब्द इसमें आता है, डोमेस्टिक से रिलेटेड है, यानी कि इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि एक्स माइनस जो एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है वो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। अतः जीडीपी को निकालने के लिए हम जीएनपी में से एक्स माइनस एम यानी कि विदेशों से प्राप्त आय को घटा देते हैं। तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बाद निजी आय। जिसको हम प्राइवेट इनकम के रूप में जानते हैं। निजी आय का आशय निजी व्यक्तियों के द्वारा अर्जित आय, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, निगमों द्वारा अवितरित लाभ के कुल योग में से अगर सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सामाजिक उपक्रमों के लाभ और बचतों को घटा दिया जाए तो जो आय प्राप्त होती है उसको हम निजी आय के रूप में जानते हैं। यानी कि निजी आय की अगर हमें गणना करनी है तो हमें नेशनल इनकम में से हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इनकी मदें जैसे कि पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार, सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त लाभ, विदेशों से भेजी हुई राशि, अन्य अप्रत्याशित लाभ, लॉटरी, घुड़दौड़ आदि से प्राप्त आय, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, इनको जोड़ लिया जाता है। और इनमें से कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जिसमें कि हम भविष्य निधि अंशदान, जीवन बीमा आदि को लेते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचतों को घटा दिया जाता है तो हमें प्राइवेट इनकम प्राप्त हो जाती है। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान माइनस सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ या बचतें। तो इस तरह से हमें यह निजी आय प्राप्त हो जाती है।
नेक्स्ट हम लेते हैं व्यक्तिगत आय। जिसको हम पर्सनल इनकम यानी कि पीआई के रूप में डिनोट करते हैं। पर्सनल इनकम के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ते हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों की आय का हिस्सा बन जाता है, प्लस सार्वजनिक ऋणों का ब्याज भी जोड़ते हैं। और इसमें से चूंकि सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटा दिया जाता है, चूंकि ये व्यक्तियों की सैलरी में से कट जाता है, उनको प्राप्त नहीं होता, बाद में प्राप्त होता है, तो इसको घटा दिया जाता है। माइनस निगम लाभ कर, निगम लाभ कर और माइनस निगमों का अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये घटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती हैं। और व्यक्तिगत आय जो होती है वह हमेशा ही जो है करीब निजी आय से कम होती है, क्योंकि पर्सनल इनकम में अवितरित निगम लाभ और निगम लाभ पर कर जो है वो शामिल नहीं होता है। अतः व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए हम निजी आय में से अवितरित निगम लाभ और लाभ कर दोनों ही घटा देते हैं। तो इस तरह से अगर हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त करनी है निजी आय से, तो हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत आय बराबर निजी आय माइनस अवितरित निगम लाभ माइनस निगम लाभ कर। नेक्स्ट हम लेते हैं उपभोग्य आय, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम के रूप में जानते हैं। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो खर्च योग्य आय है उसको हम निर्वत्य आय या उपभोग्य आय के रूप में जानते हैं। यानी कि इसकी गणना के लिए जो व्यक्तिगत आय है यानी कि DI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर और जुर्माने फीस वगैरह जो होती है उसको भी हम घटा लेते हैं। यानी कि उपभोग्य आय प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत आय में से करों की राशि को घटा देते हैं, तो जो राशि बच जाती है उसको हम जो है उपभोग भी कर सकते हैं और चाहे तो बचा भी सकते हैं। इसलिए डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो उपभोग प्लस बचत के बराबर होती हैं। और नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम पर कैपिटा इनकम के रूप में जानते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जानने के लिए हम देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम पॉपुलेशन का भाग लगा देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। इसका भाग लगाने से हमें पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।